सो लास्ट क्लास में हम लोग प्रिजम्पशन का टॉपिक एविडेंस में देखे थे। ठीक है। तो अभी तक हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इनिशियल टॉपिक्स लाइक फैक्ट इन इशू क्या होता है, रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है, क्योंकि कोर्ट में आप जब एविडेंस देंगे केवल दो ही तरीके के फैक्ट का दे सकते हैं, एक फैक्ट इन इशू और एक रेलेवेंट फैक्ट। तो ये टॉपिक हम लोग देखे थे, फैक्ट इन इशू क्या होता है और रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है। लास्ट क्लास में हम लोग प्रिजम्पशन का टॉपिक देखे थे, है ना। उससे पहले के क्लास में हम लोग नेचर ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस एंड ऑल अदर इनिशियल जो बातें थी, ये एक्ट एग्जॉस्टिव है या कंसोलिडेटेड है, इस पर हम लोग डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि केवल भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ही एविडेंस के रूल्स नहीं, कहीं कुछ और भी अदर लॉज में भी आपको दिए गए हैं। तो ये सब जितना भी इनिशियल सेक्शंस है उसको हम लोगों ने देख लिया। जो डेफिनेशन सेक्शन है, सेक्शन 2, उसके बहुत सारे डेफिनेशंस को अभी हम लोगों ने नहीं देखा है, क्योंकि वो डेफिनेशंस को हम लोग वहां देखेंगे जहां पर वो ज्यादा मीनिंगफुल होगा, है ना। अभी पढ़ लेंगे तो फिर वो जहां पे पढ़ना होगा वहां पे फिर अभी जो हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आगे के टॉपिक्स में हम लोग देखेंगे कौन कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट होते हैं। तो इसीलिए अभी काइंड्स ऑफ एविडेंस का टॉपिक हम लोग को पढ़ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब वो तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एविडेंस लॉ का, लेकिन अभी इस सिचुएशन पे हम लोग को उसको नहीं पढ़ना है। उसको हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वाले चैप्टर में कि कैसे किसी फैक्ट को कोर्ट में हम प्रूव करते हैं, तब हम लोग एविडेंस का डेफिनेशन एंड ऑल जो सेक्शन 2 में डेफिनेशन सेक्शन में है उसको देखेंगे। ठीक है। तो आज के क्लास से हम लोग इनिशियल जो टॉपिक था फैक्ट एंड इशू प्रिजम्पशन ये देख चुके हैं। आज के क्लास से अब हम लोग रेलेवेंसी के चैप्टर पे आ रहे हैं कि फैक्ट एंड इशू क्या होता है। वो तो पता चल गया कि जो विवादक तथ्य है, जो अल्टीमेट डिस्प्यूट है दो पार्टी के बीच में, जो एक पार्टी असर्ट कर रहा है और दूसरा डिनाई कर रहा है, उसको फैक्ट एंड इशू कहते हैं। रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है? तो रेलेवेंट फैक्ट का जनरल मीनिंग अगर साधारण भाषा में अगर देखें तो इसका मतलब होता है वैसे फैक्ट जिसके हेल्प से या तो फैक्ट इन इशू को हम प्रूव करते हैं या डिसप्रूव करते हैं। तो अब ये रेलेवेंट फैक्ट क्या लॉजिक पे बेस्ड है कि जो भी आपको लॉजिक पे लग रहा है कि इससे ये फैक्ट इन इशू प्रूव हो गया या इससे ये फैक्ट इन इशू डिसप्रूव हो गया, क्या वो सारा एविडेंस रेलेवेंट फैक्ट की तरह दे सकते हैं? तो नो, लॉजिकल रेलेवेंसी पे बेस्ड नहीं है हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम या जो भी पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था। हमारा जो ये एविडेंस लॉ है ये बेस्ड है लीगल रेलेवेंसी पे। लीगल रेलेवेंसी कहने का मतलब क्या हुआ, इस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस भी किए थे इनिशियल क्लास में। लीगल रेलेवेंसी का मतलब क्या हुआ बताइए। हम्म। लीगल रेलेवेंसी का मतलब क्या हुआ? इसको हम लोग डिस्कस किए थे ना इनिशियल क्लासेस में। Grounds that is provided in law. देखो, एक होता है लॉजिकल रेलेवेंसी। लॉजिकल रेलेवेंसी यानी लॉजिकली रेलेवेंट फैक्ट। लॉजिकली रिलेवेंट फैक्ट जो भी ह्यूमन लॉजिक पे आपको रेलेवेंट लग रहा है वो रेलेवेंट होना चाहिए। लॉजिकल रेलेवेंसी का ये मतलब है। मतलब उसमें ऐसा नहीं कि आपको लॉ में बताया हुआ होना चाहिए कि इस सेक्शन के अंदर ये रेलेवेंट फैक्ट होगा, इस सेक्शन के अंदर ये रेलेवेंट फैक्ट होगा, ऐसा नहीं बताया होगा। लॉजिकल रेलेवेंसी अगर रहेगा तो मतलब केवल लॉजिक पे बेस्ड। ठीक है। लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट में ऐसा तो बोला नहीं है कि जो भी रेलेवेंट फैक्ट है, जो भी लॉजिकली रेलेवेंट फैक्ट है, उन सबका आप एविडेंस दे सकते हैं। आपको यहां पर कुछ कुछ सेक्शंस कार्व आउट कर दिया हुआ है। जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 50 तक रेलेवेंसी का चैप्टर जाता है। इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर यही आपका सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 55 तक जाता था, है ना, इंडियन एविडेंस एक्ट में। मतलब सेक्शन 4 से 50 के बीच में हर एक सेक्शन में अलग अलग तरीके के फैक्ट को रेलेवेंट बताया है कि मतलब अगर ऐसा रेलेवेंट फैक्ट है तो आप कोर्ट में एविडेंस दे सकते हैं। जैसे किसी सेक्शन में कन्फेशन बताया है कि अगर कन्फेशन का कहीं पे अगर एविडेंस है तो कन्फेशन एक रेलेवेंट फैक्ट होता है। एडमिशन किसी सेक्शन में बताया है कि एडमिशन अगर रेलेवेंट फैक्ट है तो उसका एविडेंस आप दे सकते हैं। किसी सेक्शन में डाइंग डिक्लेरेशन बताया है, ठीक है, किसी सेक्शन में मोटिव बताया है, किसी सेक्शन में कंडक्ट बताया है। तो यहां क्या है, आपको क्या क्या रेलेवेंट फैक्ट होगा वो आपको लॉ ने बता दिया है। मतलब वो लॉजिक पे बेस्ड हो या ना हो, लॉजिक वैसे लीगल रेलेवेंसी जितने भी होते हैं सब लॉजिकल ही होते हैं।
लेकिन इतने ही तरीके के रेलेवेंट फैक्ट होंगे। यानी लीगल रेलेवेंसी के बारे में बात करा, लीगल रेलेवेंसी यानी लॉ ने जिन फैक्ट्स को रेलेवेंट बता दिया उसको हम लीगली रेलेवेंट फैक्ट बोलेंगे। तो सेक्शन 4 से 50 तक लीगल रेलेवेंसी के बारे में बताया हुआ है। अगर लॉजिकल रेलेवेंसी होता तो लीगल रेलेवेंसी, लॉ को कोई रेलेवेंट फैक्ट बताने की जरूरत ही नहीं थी, सिंपली बोल देता जो भी लॉजिकली रेलेवेंट लग रहा है सबका कोर्ट में एविडेंस दे दीजिए। जैसे से फॉर एग्जाम्पल, अगर कन्फेशन तुम कर रहे हो पुलिस को, ठीक है, इफ यू आर गिविंग अ कन्फेशन बिफोर अ पुलिस ऑफिसर, अगर आप पुलिस ऑफिसर के सामने अगर आप कन्फेशन कर रहे हैं तो लॉजिकली तो रेलेवेंट ही लग रहा है कि ठीक है पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसको आप कन्फेशन कर रहे हैं, वो लॉजिकली तो रेलेवेंट है। लेकिन आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम ऐसे कन्फेशन को वैलिड नहीं मानता है। तो यानी ये लॉजिकली रेलेवेंट है लेकिन लीगली रेलेवेंट नहीं है, तो इसका एविडेंस आप कोर्ट में नहीं दे सकते हैं। आप कोर्ट में एविडेंस उसी का दे सकते हैं जो लीगली रेलेवेंट फैक्ट है, यानी स्पेसिफिकली आपको प्रोविजन में बताया हुआ है। ठीक है, आई होप दिस माइट बी क्लियर। अब चलो, अब लीगल रेलेवेंसी का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब देखो बुक्स पढ़ोगे एविडेंस के, तो उसमें शुरू में ही जब ये रेलेवेंसी का चैप्टर शुरू होता है वहीं पर आपको लीगल रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी के रिलेशन के बारे में बताया। ठीक है, रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी का डिफरेंस और उसके आपस का रिलेशन बताया हुआ है ना, कि वेदर रेलेवेंट फैक्ट आर एडमिसिबल और नॉट। इस टॉपिक पर डिस्कशन लगभग मैक्सिमम बुक्स में है। लेकिन व्हाट आई थिंक पर्सनली कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर रिलेशन बिटवीन रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी, कि वेदर ऑल रेलेवेंट आर एडमिसिबल, वेदर ऑल एडमिसिबल आर रेलेवेंट फैक्ट। मुझे लगता है ये टॉपिक आपको ज्यादा बेटर वे में तब समझ में आएगा जब आप पूरा रेलेवेंसी का चैप्टर आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये जो टॉपिक है कि लीगली कि रेलेवेंट फैक्ट एडमिसिबल होता है कि नहीं और हर एडमिसिबल फैक्ट क्या रेलेवेंट होना नेसेसरी है, इस टॉपिक को हम लोग अभी नहीं देखेंगे। इस टॉपिक को जब हम लोग ये रेलेवेंसी का पूरा चैप्टर पढ़ चुके होंगे सेक्शन 50 तक, उसके बाद इस टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, अभी हम लोग कौन कौन से लीगली रेलेवेंट फैक्ट आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बताए गए हैं, अभी हम लोग केवल उस पे हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहला तरीके का जो रेलेवेंट फैक्ट है वो आपको बताया गया है सेक्शन 4 में, जो पहले सेक्शन 6 में हुआ करता था। ठीक है, अब देखो, अब इस चैप्टर में कुछ कुछ ऐसे सेक्शंस होंगे कि एक ही सेक्शन पे एक एक क्लास लग सकता है, और कुछ कुछ सेक्शंस होंगे कि एक ही क्लास में आपको 4 5 6 7 सेक्शन हम लोग एक साथ देख सकते हैं। तो कुछ कुछ टॉपिक जो उतने इंपॉर्टेंट होंगे, लाइक कन्फेशन का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, या फिर आज जो हम लोग पढ़ेंगे रेस जेस्चे, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सब प्री में भी इन सब टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आता है और मेंस के लिए भी बहुत आता है। ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन का टॉपिक है, एक्सपर्ट ओपिनियन है। उसके अलावा जो और अदर सेक्शंस हैं जो केवल मतलब सेक्शन जितना है उतना ही देखना है और उसका इलिस्ट्रेशन देखना है, वो जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। कुछ कुछ सेक्शंस में टाइम देना होगा, उसको हम लोग प्रॉपर टाइम देंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। तो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट में सबसे पहला तरीके का फैक्ट जो आपका रेलेवेंट होता है, मतलब जिसका एविडेंस आप कोर्ट में दे सकते हैं अपने फैक्ट इन इशू के सपोर्ट में, या फैक्ट इन इशू जो अलेज कर रहा है दूसरा पार्टी उसको रिबट करने के लिए। ठीक है, तो वो आप दे सकते हैं। पहला तरीके का रेलेवेंट फैक्ट जो होता है वो है फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। इसको पहले हम लोग प्रोविजन देखते हैं इसका, जो आपके बेयर एक्ट में दिया है, उसके बाद इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। बहुत सारे केस लॉज भी हैं जो इस टॉपिक के अंदर हम लोग को देखना होगा। ठीक है, जस्ट वेट, लेट मी अपलोड द बेयर एक्ट। देखिए सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या बताता है?
सेक्शन 4 बोलता है रेलेवेंसी, यहां से शुरू होता है आपका रेलेवेंट फैक्ट्स की, क्या क्या रेलेवेंट फैक्ट्स हैं। ये सेक्शन 4 से स्टार्ट होता है और सेक्शन 50 तक जाता है। तो सबसे पहला तरीके का रेलेवेंट फैक्ट क्या है? फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, जो सेम ट्रांजेक्शन के पार्ट है। अब ये बता रहा है फैक्ट विच दो नॉट इन इशू, जो खुद इशू में नहीं है बट वो इतना कनेक्टेड है एक फैक्ट इन इशू से या किसी रेलेवेंट फैक्ट से कि वो एक ही ट्रांजेक्शन का पार्ट बन जाता है। कि कोई फैक्ट हो सकता है वो एक्चुअली इशू में नहीं है बट वो किसी फैक्ट इन इशू से इतना कनेक्टेड है कि वो उसी ट्रांजेक्शन का पार्ट बन जाता है। मतलब वो इंटीग्रल पार्ट बन गया है किसी ट्रांजेक्शन का, किसी एक्ट का, तो वो रेलेवेंट हो जाएगा। देन दे आर रेलेवेंट वेदर दे ऑकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस और एट डिफरेंट टाइम एंड प्लेस, चाहे वो एक जगह पे हुआ हो या फिर एक टाइम पे हुआ हो या फिर अलग जगह पे हुआ हो, अलग टाइम पे हुआ हो। बस टेस्ट क्या है? टेस्ट है कि दे आर सो कनेक्टेड विथ अ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट टू फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। मतलब सो कनेक्टेड कहने का मतलब यहां क्या हुआ कि अगर वहां पे वो फैक्ट इन इशू नहीं हुआ रहता तो वो एक्ट भी नहीं होता, जिस एक्ट को हम यहाँ पे सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट बना रहे हैं। ठीक है? क्योंकि हर चीज जो होता है कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होता है, कुछ ना कुछ से कनेक्टेड होता है। ठीक है? अब जैसे मान लिया कि अभी जैसे इसको फैक्ट इन, कोई ऑफेंस या किसी रॉन्ग से हट के थोड़ा देखिएगा। मेरा कहने का मतलब है आप कुछ भी दिन में करते हैं, दिन भर में आप कुछ भी करते हैं, उस एक्ट को करने के लिए बहुत सारे सपोर्टिंग एक्ट्स होते हैं। ठीक है? आप खाना खाएं, आप खाना खा रहे हैं, मान के चलो इशू ये है कि आपने खाना खाया है कि नहीं। ठीक है? तो खाना खाया होगा तो पहला काम क्या है? खाना बना होगा या खाना कहीं से ऑर्डर किया गया होगा, आया होगा, खाना आपको परोसा गया होगा। ठीक है? तो कोई भी चीज आइसोलेशन में नहीं होता है। अभी इशू है कि आज सुबह मैंने क्लास लिया है कि नहीं, तो क्लास लेने से पहले मैंने कैमरा ऑन किया। ठीक है? मैंने लैपटॉप ऑन किया, मैंने जूम लिंक शेयर किया। तो ये सब क्या है? ये सब आइसोलेटेड एक्ट है। इशू ये नहीं है कि मैंने जूम लिंक शेयर किया कि नहीं, इशू ये नहीं है कि मैंने कैमरा ऑन किया कि नहीं, इशू ये है कि मैंने क्लास लिया कि नहीं। तो मैंने क्लास लिया कि नहीं उसको प्रूव करने के लिए ये सब अदर फैक्ट्स भी मैं प्रूव कर सकता हूं। ये सब हेल्प करेगा कि भाई मैंने कैमरा ऑन किया, है ना, कि 8:45 में मैंने कैमरा ऑन किया, 8:45 में मैंने जूम लिंक शेयर किया। ठीक है? ये सब मैं सपोर्ट कर रहा हूं ये प्रूव करने के लिए कि मैंने उस दिन क्लास लिया है। कोई भी एक्ट आप करते हैं, कोई भी एक्ट, तो उसके साथ बहुत सारे सपोर्टिंग एक्ट होते हैं जो कि सेम ट्रांजेक्शन का आपको पार्ट बन जाते हैं। ठीक है? तो आप उस अपने एक्चुअल एक्ट को प्रूव करने के लिए कि आपने ऐसा किया है कि नहीं, आप वो सारे सपोर्टिंग एक्ट्स का एविडेंस दे सकते हैं क्योंकि वो सब वहां पे रिलेवेंट फैक्ट बन जाता है। ठीक है? तो अब इसको थोड़ा लॉ के सेंस में देखें कि कैसे ये एक्चुअली अप्लाई करता है। तो देखो ये जो इलस्ट्रेशंस है इसके थ्रू पहले समझेंगे और फिर उसके बाद अलग से जो केस लॉज है उनके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। पहले यहाँ पे जो लॉ है एग्जैक्टली दिया हुआ आपके सामने और इलस्ट्रेशन, इसी के बेसिस पे पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है? सेक्शन 4 बोलता है कि फैक्ट एक्चुअली इशू में नहीं है बट इतना कनेक्टेड है कि वो उसी एक्ट का पार्ट बन जा रहा है, तो वो रेलेवेंट होगा, चाहे वो सेम टाइम पे प्लेस पे हुआ हो या ना हुआ हो। अब जैसे इलस्ट्रेशन ए देखिए, ए इज अक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम। तो फैक्ट इन इशू क्या है कि वेदर ए मर्डर्ड बी और नॉट, दिस इज द फैक्ट इन इशू कि उसने इंटेंशनली बी को मारा कि नहीं। तो ए के ऊपर आरोप लगाया कि उसको ही हैज बीटेड हिम एंड देन ही हैज मर्डर, मतलब मार मार के मारा है। राइट? ऐसा नहीं कि शूट कर दिया है, मतलब उसको मारा गया है, लाठी से मारा गया है, रॉड से मारा गया है, जो भी। तो वो जब ए बी को मार रहा था तो वहां पर जो भी बाई स्टैंडर्स थे, ठीक है, वट एवर वॉज सेड और डन बाई ए,
तो मारते वक्त ए ने जो भी बोला, मान लो ए मार रहा है तो हो सकता है अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहा होगा उसके अगेंस्ट, उसको अब्यूज कर करके बोल रहा हो कि आज तुझे मार दूंगा, है ना, नहीं छोड़ूंगा तुझे, ठीक है। या फिर वॉट एवर वॉज सेड बाई बी, बी मार खा रहा है तो हो सकता है वो बचाओ बचाओ चिल्ला रहा हो, है ना। और वॉट एवर वॉज सेड बाई बाई स्टैंडर्स, जो वहां पे आप बगल में खड़ा होके तमाशा देख रहे हैं तमाशा, या फिर जो भी वहां पे विटनेस है जो उस देख रहे हैं ए को बी को मारते हुए, तो मान लो वहां पे सी डी ई आपस में बात कर रहे हैं, है ना, ये तो बहुत बुरी तरीके से मार रहा है, ये लग रहा है इसकी जान ले लेगा, है ना, इस बेचारे को क्यों मार रहा है, हो सकता है बाई स्टैंडर्ड्स कुछ भी बात कर रहे हैं। अब जो भी इसने बोला, इसने अब्यूज किया, ये इशू में नहीं है, समझिएगा इस चीज को। ए ने मारते वक्त जो भी बोला वो फैक्ट इन इशू नहीं है, बी ने मार खाते वक्त जो भी बोला वो भी फैक्ट इन इशू नहीं है, लेकिन इन लोगों ने जो बोला वो उसी ट्रांजैक्शन का तो पार्ट है। वो उसको मार रहा था इसलिए उसके स्पॉन्टेनियसली उससे अब्यूसिव लैंग्वेज निकल रहे थे, उसका अग्रेशन दिख रहा था, ठीक है, उसका स्टेट ऑफ माइंड उससे दिख रहा था। मतलब अगर वो उसको मार रहा नहीं रहा होता तो हो सकता है वो अब्यूसिव लैंग्वेज उस तरीके से यूज नहीं कर रहा होता, मतलब वो सेम ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। बी जो मार खा रहा है वो बचाओ बचाओ क्यों चिल्ला रहा है, क्योंकि कोई उसे मार रहा है, तो बचाओ बचाओ बी चिल्ला रहा था, ये फैक्ट इन इशू नहीं है। लेकिन क्या वो ये चिल्ला रहा था ये रेलेवेंट फैक्ट हो सकता है, क्यों, क्योंकि वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट है। सिमिलरली सी डी और ई जो बाई स्टैंडर्ड्स हैं, वो जो बोल रहे थे, अब कोई अनाप चलते चलते थोड़ी बोलेगा कि अरे देखो ए बी को क्यों मार रहा है, ए ऑब्वियसली सामने बी को मार रहा होगा तभी तो वो लोग बात कर रहे हैं, तो वो उसी ट्रांजेक्शन का पार्ट है। तो बाई स्टैंडर्ड्स क्या बोल रहे हैं ये फैक्ट इन इशू नहीं है, बट ये रेलेवेंट फैक्ट है उस फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए, क्योंकि ये उसी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। अगर वो ए बी को मार नहीं रहा होता तो सी डी से क्यों ही बोलता कि देखो ए कितनी बुरी तरीके से बी को मार रहा है, क्यों ही बोलता, चलते चलते थोड़ी कोई कुछ बोल देता, राइट। तो ये सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, अभी इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज है लेकिन बेसिक यही समझना है कि कोई भी फैक्ट इन इशू जो हुआ है, जो भी एक्चुअल एक्ट है, कुछ भी आइसोलेशन में नहीं होता, उसके साथ बहुत चीजें कनेक्टेड होती हैं, तो वो सब सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बन जाता है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हर चीज सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बनेगा और हर चीज का एविडेंस आप इस सेक्शन में दे देंगे। हम लोग देखेंगे कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं इस सेक्शन के भी, बट बेसिक कॉन्सेप्ट जो जो है, जो आइडिया है इस सेक्शन के पीछे, आई होप वो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। राइट, और यहां पे ये भी देखना आगे क्या बोला गया है, वट एवर वॉज सेड बाई डन, सेड और डन बाई ए और बी और बाई स्टैंडर्ड्स एट द बीटिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है, कि जब वहां पे बी को मार पड़ रही थी, ए बी को असॉल्ट कर रहा था, अटैक कर रहा था, मार रहा था, उस समय जो बोला गया है, या फिर सो शॉर्टली बिफोर और सो शॉर्टली आफ्टर, ठीक है, कि एट द टाइम ऑफ ऑकरेंस, शॉर्टली बिफोर द ऑकरेंस, शॉर्टली आफ्टर द ऑकरेंस, तभी वो रेलेवेंट फैक्ट कहलाएगा। अब ये नहीं कि टाइम गैप काफी हो गया है, काफी टाइम गैप हो गया है इस फैक्ट में, कि टाइम गैप हो गया है और उसके बाद शाम में चाय पीने बैठे हैं, ठीक है, तो वहां पर जो कोई बाई स्टैंडर्ड था जिसने ए को बी को मारते हुए देखा था, अब चाय पीने वो दोस्त के साथ बैठा और वो बता रहा है यार सुबह में आज ए ने बी को यहाँ पे चौराहे पे बहुत ज्यादा मारा है और वो आईसीयू में है, मुझे नहीं लगता है वो बचेगा। अब ये स्टेटमेंट भी उसी ट्रांजेक्शन को रिफर कर रहा है, बट ये स्टेटमेंट जो है एट द टाइम ऑफ बीटिंग का नहीं है, ये शॉर्टली बिफोर और आफ्टर का नहीं है, यहाँ पे सफिशिएंट टाइम गैप है। तो भले ये सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट है, लेकिन वो एविडेंस आप यहां नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते क्यों, क्योंकि यहां पे चांसेस ऑफ फैब्रिकेशन आ जाता है। सेक्शन 4 का पर्पस यही है कि आप उन्हीं तरीके के फैक्ट्स का एविडेंस दे सकते हैं
ठीक है, जो कि सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट हो और उसमें फैब्रिकेशन का चांसेस ना हो। ठीक है, तो जो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आपका निकलता निकलता है, या जो भी एक्चुअल फैक्ट इन इशू है उसके इन्फ्लुएंस में आप जो स्टेटमेंट देते हैं या जो भी एक्ट करते हैं, वही सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट होता है। ये सब आगे चल के देखेंगे, केस लॉज के थ्रू ये सब रूल्स आपको डेवलप किए गए हैं। बट मैं आपको शुरू में ही यहाँ पे आपको ये सब आइडिया दे देना चाह रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे इस टॉपिक को जब आप अप्रोच कर रहे हैं, है ना। अब जैसे एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं, एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर बी। ठीक है, पहले देखिए, पहले एविडेंस लॉ में सबसे पहले आपको सेक्शन और उसका इलस्ट्रेशन, ये दोनों क्लैरिटी के साथ जब आपको समझ में आ जाता है, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशंस को देखते हैं तो और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो पाता है। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन तो किसी भी सेक्शन का नहीं मिस करना है, ये ध्यान में रखना है। इलस्ट्रेशन बी देखिए, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का इलस्ट्रेशन है। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का इलस्ट्रेशन इसलिए है, यहां पे क्या था, यहां पे जो भी बोला गया जब फैक्ट इन इशू हो रहा था या जस्ट उससे पहले या उसके बाद में, यानी एक ही प्लेस पे सारा कुछ हो रहा था। ठीक है, कि ए और बी जो भी एक दूसरे को बोल रहे थे एट द टाइम ऑफ बीटिंग या बाई स्टैंडर्ड्स, तो एक ही प्लेस पे जो हो रहा था वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट है। लेकिन यहां पे बी, ऑप्शन बी में देखिएगा कि सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट होने के लिए एक ही टाइम पे होना जरूरी नहीं है, डिफरेंट टाइम पे भी हो सकता है, डिफरेंट प्लेस पे भी हो सकता है, तो भी वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट कहला सकता है, इफ द फैक्ट आर सो कनेक्टेड विथ ईच अदर। क्योंकि यहां पे सेक्शन 4 में लास्ट लाइन में बता रहा है ना कि वेदर दे ऑकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस और एट डिफरेंट टाइम एंड प्लेस, कि वो फैक्ट एक ही प्लेस पे हुआ हो, एक ही टाइम पे हुआ हो, या अलग प्लेस पे हुआ हो, अलग टाइम पे हुआ हो, इट डजेंट मैटर। अब देखो बी, बी से ये क्लियर होगा। बी में क्या है, ए इज अक्यूज्ड ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ए के ऊपर एक्यूजेशन है अक्यूज्ड ऑफ वेजिंग वॉर। ठीक है, बाय टेकिंग पार्ट इन एन आर्म्ड इंसरेक्शन, कि ए ने पार्टिसिपेट किया है किसी आर्म्ड इंसरेक्शन में, कोई ऐसे ग्रुप को ज्वाइन किया है जिसने सरकार के विरुद्ध आर्म हाथों में उठा लिया है। ठीक है, पार्टिसिपेटेड इन आर्म्ड इंसरेक्शन। ठीक है, और जिस ग्रुप को उसने ज्वाइन किया है आर्म्ड इंसरेक्शन का, जो मान लो कोई एबीसी ग्रुप है ना, एबीसी मिलिटेंट ग्रुप है। ठीक है, इस ग्रुप को इसने ज्वाइन किया है और ये ग्रुप गवर्नमेंट के अगेंस्ट आर्म उठा लिया है, इसलिए वेजिंग वॉर के लिए इसको अक्यूज्ड बनाया गया है। अब ये एबीसी ग्रुप जो है क्या करता है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, मान लो ये ग्रुप का कुछ मेंबर प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करते हैं पटना में। ठीक है, ट्रूप्स को अटैक करते हैं, मतलब पुलिस को अटैक करते हैं। ट्रूप्स को ये अटैक करते हैं मान के चलो दिल्ली में। ठीक है, जेल्स आर ब्रोकन ओपन, जेल तोड़ देते हैं मान के चलो पुणे में, जेल्स आर ब्रोकन इन पुणे। तो ये सारा कुछ जो है, ठीक है, अलग अलग जगह पे हो रहा है। प्रॉपर्टी, ये ग्रुप, ये आर्म्ड इंसरेक्शन का जो ग्रुप है एबीसी मिलिटेंट ग्रुप, ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करता है पटना में, इसके कुछ मेंबर ट्रूप्स को अटैक करते हैं दिल्ली में, जेल ब्रोक किया जाता है पुणे में। बट ऑल आर फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। ठीक है, सभी के सभी सेम ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, हो सकता है ए सारे में प्रेजेंट नहीं रहा हो, ए हो सकता है केवल यहां पे जो पटना में प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो रहा हो उसमें प्रेजेंट है, लेकिन वो इन सब के लिए भी, ये सब भी रेलेवेंट फैक्ट उसके अगेंस्ट एविडेंस में दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट है। और हो सकता है ये 25 तारीख को हुआ हो, ये 26 को हुआ हो, ये 27 को हुआ हो, तो टाइम भी डिफरेंट है, प्लेस भी डिफरेंट है, बट वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है। भाई, बिकॉज ये वही ग्रुप कर रहा है जिस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए ए के ऊपर अक्यूजेशन लगाया गया है वेजिंग वॉर का।
राइट। तो ये आपको इलिस्ट्रेशन बी, ये एग्जांपल से ये प्रूव होता है, ठीक है, कि डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेस पे भी अगर चीजें हों, ठीक है, तो भी वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट हो सकती है इफ दे आर सो कनेक्टेड विथ ईच अदर। ठीक है, राइट। अभी देखिए, अभी ये सब इलस्ट्रेशन समझिए, अभी इसमें बहुत आपको क्लैरिटी आगे चल के मिलेगा, है ना। अब जब भी हम लोग पढ़ेंगे कि रेस जिस सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट होने के लिए या तो वहां फिजिकल फैक्ट होना चाहिए या कोई स्टेटमेंट होना चाहिए, वो जब टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो और आपको क्लैरिटी मिलेगा। अभी जितना बता रहे हैं उसको उस हिसाब से अप्रोच करते रहिए। ये देखें, ठीक है, इलिस्ट्रेशन सी भी देखिए, ठीक है, इलिस्ट्रेशन सी भी इजी है। ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया लीबल के लिए। लीबल कैसा लीबल एक डिफेमेशन होता है। डिफेमेशन दो तरीके का होता है, एक लीबल होता है, एक स्लैंडर होता है। लीबल किसको बोलते हैं, एनीवन? सर रिटेन को, रिटेन में जो भी कुछ अब्यूज करता है। अच्छा, बस रिटन में होना चाहिए और किसी तरीके का नहीं होना चाहिए। सर वो रिकॉर्ड, रिटेन, रिटेन में तीन पर्सन को, दो पर्सन को जानना होना चाहिए। रिटन रिकॉर्डेड है तो रिटन नहीं है, रिकॉर्डेड है तो क्या होगा? सर वो सलेंडर हो जाएगा। पक्का? लीबल और स्लैंडर के बीच क्या डिफरेंस होता है डिफेमेशन में, एनीवन? एक एक्शनेबल पर्चे होता है और एक एक्शनेबल पर्चे नहीं होता। हाँ ठीक है, मतलब नेचर में हम बता रहे हैं, क्या लीबल केवल रिटन में ही होता है? हम्म। सर लीबल, लेबल ओनली इन रिटेन और इज सलेंडर इज इन स्पोकन। लीबल जो होता है वो परमानेंट फॉर्म होता है, परमानेंट फॉर्म में होता है, मतलब वो पब्लिश्ड होता है, ऐसा नहीं कि बस रिटन में है तो लीबल है, ठीक है। स्लैंडर जो होता है वो ट्रांजिएंट फॉर्म में होता है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, उसका कोई पब्लिकेशन नहीं हुआ रहता है। जैसे आप पार्टी में किसी पर्सन ने किसी को डिफेम कर दिया ओरली, ठीक है, तो वो क्या है, स्लैंडर है, उस बात का रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन उसी को अगर आपने रिकॉर्ड कर लिया है तो वो परमानेंट फॉर्म में आ गया, तो वो लीबल बन गया। तो लीबल ऐसा नहीं होता है कि केवल रिटन होता है, ठीक है। बहुत लोग जो है समझते हैं कि रिटन अगर है तो लीबल हो गया, ऐसा नहीं है। जो भी चीजें परमानेंट फॉर्म में होती हैं, चाहे वो रिटन रिकॉर्ड हो या किसी तरीके का ऑडियो रिकॉर्ड हो, वीडियो का रिकॉर्ड हो, ठीक है, परमानेंट फॉर्म में अगर है ना, तो वो अब न्यूज चैनल पे जाके किसी ने किसी को डिफेम किया, उसका रिकॉर्ड बन गया, दैट बिकम्स अ लीबल। स्लैंडर मींस ट्रांजिएंट फॉर्म, जिसका बाद में कोई रिकॉर्ड ट्रेस नहीं कर सकते हैं, है ना, किसी के सामने बस वो स्टेटमेंट बोल दिया गया है, तो वो होता है स्लैंडर। खैर एनीवे, उतना उसमें नहीं जाना हम लोग को। मान लो ए ने सीयू किया बी को लीबल के लिए। लीबल यानी कि मतलब कोई पब्लिश्ड वे में, पब्लिश्ड रिकॉर्ड है उसके थ्रू डिफेमेशन किया गया है। तो ए ने बी को सीयू किया लीबल के लिए कि लेटर के थ्रू, जो कि किसी कॉरस्पॉन्डेंस का पार्ट है। कॉरस्पॉन्डेंस मतलब एक से ज्यादा लेटर दो तीन लोग के दो लोग के बीच में एक्सचेंज अगर हो रहे हैं, ठीक है, तो राइट, एक से ज्यादा लेटर अगर एक्सचेंज हो रहे हैं वो कॉरस्पॉन्डेंस हुआ। तो ए ने बी को सीयू किया कि लेटर के थ्रू उसने उसके अगेंस्ट डिफेमेशन किया है। तो कॉरस्पॉन्डेंस में एक से ज्यादा लेटर एक्सचेंज हुए होंगे, तो लेटर नंबर ए, लेटर नंबर बी, लेटर नंबर सी, लेटर नंबर डी, उसमें हो सकता है लेटर नंबर सी में डिफेमेशन किया गया, ठीक है। बट इसको प्रूफ करने के लिए बाकी के लेटर्स में जो बातें लिखी गई थी, ठीक है, वो भी एविडेंस में दिया जा सकता है, बिकॉज दे फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, ठीक है। कि लेटर्स बिटवीन द पार्टीज आउट ऑफ विच लीबल अरोज, जिस कारण से वो लीबल हुआ है, एंड विच फॉर्म पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस आर रेलेवेंट फैक्ट। बाकी के लेटर्स जो हैं वो इशू में नहीं है, केवल ये है कि इसमें लीबल हुआ है कि नहीं, इसमें डिफेमेशन हुआ है कि नहीं, ठीक है। लेकिन बाकी के क्या है, सेम ट्रांजेक्शन के आपको पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट इलिस्ट्रेशन भी देख लो,
ठीक है, अभी तक तो जो इलस्ट्रेशन हम लोग देख रहे थे सब हम लोग क्रिमिनल केस का देख रहे थे। ठीक है, ये खैर सिविल में भी आ सकता है, क्रिमिनल में भी आ सकता है, डिफेमेशन। ये लास्ट वाला सिविल केस से रिलेटेड है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लास्ट वाला इलस्ट्रेशन। लास्ट वाला इलस्ट्रेशन भी आपको यही बताता है कि एक ट्रांजैक्शन का पार्ट होने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि वो उसी समय हुआ होना चाहिए। ठीक है, सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट होने के लिए एग्जैक्टली उसी वक्त हुआ रहना चाहिए, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। ठीक है, वो डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेस पे भी हो तो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट हो सकता है। इसमें क्या है, क्वेश्चन इज, फैक्ट इन इशू क्या है कि वेदर सर्टेन गुड्स ऑर्डर्ड फ्रॉम बी वेयर डिलीवर्ड टू ए और नॉट। ठीक है, ए और बी के बीच मान लो ट्रांजैक्शन कोई चलता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट चलता है, इन लोग के बीच एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन क्या है कि ए रहता है, मान के चलो ए लिव्स इन जम्मू एंड कश्मीर एंड बी लिव्स इन तमिलनाडु। मान लो ए लिव्स इन श्रीनगर स्टेटस पे, ए श्रीनगर में है, बी कन्याकुमारी में रहता है। बी जो है हमेशा वुलन सॉल जो है ए से ऑर्डर करता है हर ईयर इन द मंथ ऑफ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ही ऑर्डर्स इट, बी। और इन लोग के बीच का जो बिजनेस है, बिजनेस रिलेशन है, उसमें ये ए डिलीवर कैसे करता है, वो श्रीनगर से वो पहले दिल्ली भेजता है। ठीक है, दिल्ली से फिर ये बैंगलोर जाता है, जो प्रोडक्ट है वो बैंगलोर जाता है, बैंगलोर से फिर ये कन्याकुमारी जाता है। मतलब पहले यहां कुरियर होता है, यहां से यहां फॉरवर्ड किया जाता है, यहां से यहां किया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि ए ने बी को, अब हो सकता है देखो फैक्ट में बी ए को पूछ रहा हो, बट एनीवे यहां पे मान के चलो ए बी को डिलीवर किया है कि नहीं, ए ने बी को गुड्स डिलीवर किया है कि नहीं। ठीक है, अब इसका एविडेंस देना है। तो फैक्ट इन इशू है वेदर ए हैज डिलीवर्ड द गुड बी और नॉट, वेदर ए हैज कमिटेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। तो अब ये अपने तरफ से एविडेंस देना चाहे कि इसका गुड्स जो है, मान के चलिए श्रीनगर से ये डिस्पैच हुआ 1 जुलाई 1 सितंबर को, दिल्ली में ये आया 10 सितंबर को, बैंगलोर ये पहुंचा 25 सितंबर को। ठीक है, और अभी अब बी को ये नहीं मिला है, और बैंगलोर से ये निकल गया था। ठीक है, 28 सितंबर को डिलीवरी के लिए, लेकिन बी को ये नहीं मिला। अब ए अपने तरफ से एविडेंस में ये सारे सक्सेसिव डिलीवरी का एविडेंस दे सकता है। अब ये सक्सेसिव डिलीवरी देखो 10-10 दिन के डिफरेंस पे हो रही है, लेकिन ये क्या है, ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है। जो गुड्स ए बी को डिलीवर कर रहा है उसी ट्रांजैक्शन का ये सारा कुछ पार्ट है। ठीक है, तो यहां पे 10-10 दिन का भी टाइम गैप है, बट यहां पे वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट माना जा रहा है। वही यहां पे इलस्ट्रेशन ही बता रहा है कि whether certain goods were ordered from B were delivered to A or not. The goods were delivered to several intermediate persons successively. Each delivery is a relevant fact because each delivery is a part of same transaction. कि वो ट्रांजैक्शन नहीं हुआ रहता तो फाइनल डिलीवरी नहीं हो पाएगा, तो वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है। तो जब सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है, आप एविडेंस यहां पे सेक्शन 4 में दे सकते हैं। समझ रहे? तो यही आपको सेक्शन 4 आपको बताता है। अब इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। लॉ क्या है, आई होप ये सभी लोग समझ गए। अब इसका हम लोग थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी इसको लेकर हम लोग बनाते हैं। ठीक है, सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट क्यों बन रहा है इसका भी आइडिया आपको लग गया होगा, क्योंकि कोई भी एक्ट आइसोलेशन में नहीं होता है। ठीक है, तो जब एक्चुअल फैक्ट इन इशू का अगर प्रूफ आपके पास नहीं है, तो जो छोटे छोटे एक्ट मिलकर फाइनल एक्ट क्रिएट करते हैं उन सब का आप एविडेंस दें, ताकि कोर्ट को आसानी हो डिटरमाइन करने में कि वहां पे वैसा एक्ट ऑकर हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो आपका सेक्शन 4 जो है फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ
सेम ट्रांजैक्शन से डील करता है, राइट। अब इस सेक्शन, अब पहले ये जो सेक्शन 4 था, ये सेक्शन 6 में था एविडेंस एक्ट में, है ना। सेक्शन 4 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ये पहले सेक्शन 6 में था अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। सिविल और क्रिमिनल दोनों पे ये अप्लाई करते हैं, है ना। सिविल क्रिमिनल दोनों पे अप्लाई करता है, ये आपको ध्यान में रखना है, प्रीलिम्स में ये भी काफी बार पूछता है, ठीक है। और ये जो सेक्शन 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, ये जो इंडियन एविडेंस का सेक्शन 6 था, ये बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन, इंग्लिश डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्चे। ठीक है, रेस जेस्चे का एक डॉक्ट्रिन है, उस पर ये आपको बेसिकली बेस्ड, रेस जेस्चे, राइट। रेस जेस्चे का मतलब क्या होता है? इट मींस थिंग्स डन। इसका लिटरल मीनिंग होता है थिंग्स डन, ठीक है। लेकिन थिंक, रेस जेस्चे वर्ड इसलिए नहीं यूज किया गया है बिकॉज रेस जेस्चे का कॉन्सेप्ट खुद इंग्लिश लॉ में काफी उतार चढ़ाव से बढ़ा रहा है ना। उसको लेकर खुद उतना एकदम स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं दिया गया है। दो रेस जेस्चे को रिकॉग्नाइज किया हुआ है, बट बहुत ज्यादा कहीं कहीं पे थोड़ा एम्बिग्विटी था, इसीलिए रेस जेस्चे वर्ड को यहाँ पे यूज इंडियन लॉ में नहीं किया गया। वहां पे एकदम क्लियरली बताया गया, फैक्ट शुड बी सो क्लोजली कनेक्टेड टू फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। बट यही प्रिंसिपल है जो जिसपे ये बेस्ड है, ठीक है। तो रेस जेस्चे का वैसे मतलब क्या होता है वो समझिए पहले। रेस जेस्चे का मतलब होता है, ठीक है, रेस जेस्चे मीन्स कि दोज सर्कमस्टांसेस, दोज circumstances which are instinctive, which are instinctive, इंस्टिंक्टिव का मतलब हुआ ऑटोमेटिक, कह सकते हैं बहुत ही साधारण भाषा में अगर बोलना चाहें तो, विच आर इंस्टिंक्टिव इंसिडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एक्ट, ठीक है। मतलब कोई इंस्टिंक्टिव इंसिडेंट जो है, ठीक है, वो आपको किसी पर्टिकुलर एक्ट का, कोई किसी को मार रहा है तो बचने वाला कुछ चिल्लाएगा, रोएगा, ठीक है। कोई किसी के पीछे गन लेके दौड़ रहा है, सामने वाला भागेगा, वो क्या है? इंस्टिंक्टिव है। तो रेस जेस्चे का जो कॉन्सेप्ट इंग्लिश लॉ में है वो बोलता है कि जो भी इंस्टिंक्टिव एक्ट्स होते हैं लोगों के, वो सब एविडेंस के रूप में आप कोर्ट में दे सकते हैं, क्योंकि वो झूठा नहीं होता है जो इंस्टिंक्ट पे पर्सन एक्ट करता है। कोर्ट में देखो, रेलेवेंट फैक्ट का चैप्टर जब बनाया गया तो इस चीज को ही ध्यान में रख के बनाया गया हो कि रेलेवेंट फैक्ट वैसा ही होना चाहिए जो झूठा ना हो। तो ऑब्वियसली कोई इंस्टिंक्टिव एक्ट आपसे हो रहा है, कोई क्राइम आपके अगेंस्ट हो रहा है, कोई ऑफेंस हो रहा है, कोई रॉन्ग आपके अगेंस्ट हो रहा है, तो इंस्टिंक्टिव एक्ट जो आपका है, जो हुआ है, उन सबका एविडेंस कोर्ट में हम दे सकते हैं। जो ऑटोमेटिक आपसे मतलब वो एक्ट हो गया, है ना, जस्ट बिकॉज दैट फैक्ट इन इशू ऑकर्ड। किसी ने मारा तो किसी ने चीखा चिल्लाया, किसी ने किसी को मारा तो वो मार के भागा। भागा क्यों? उसका इंस्टिंक्ट है कि पकड़े जाएंगे अब, तो वो भी एक इंस्टिंक्टिव एक्ट है। तो किसी का भागना मार के, वो भी सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट बन गया, ठीक है। तो इंग्लिश लॉ में रेस्ट जिसको क्या बोलते हैं? वैसे सर्कमस्टांसेस विच आर इंस्टिंक्टिव इंसिडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एक्ट, तो दे आर पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, और उसका एविडेंस जो है दिया जा सकता है, ठीक है, राइट। अब इसमें समझिए ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हुआ। जैसे सेक्शन 4 क्या बोलता है? सेक्शन 4 बोलता है फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, यही बोलता है ना। सेक्शन 4 यही बोलता है कि फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन आर रेलेवेंट।
सेम ट्रांजैक्शन का अगर कुछ पार्ट है तो वो रेलेवेंट है। अब ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन? ठीक है, तो ट्रांजैक्शन का मतलब जेम्स स्टीफन ने क्या बताया था उसको समझते हैं। जेम्स स्टीफन स्टेटेड दैट ट्रांजैक्शन मीन्स अ ट्रांजैक्शन रिफर्स, इसको नोट कर लीजिएगा, refers to a series of acts or events so connected together by circumstances that they can be referred to by a single name, that they can be referred to by a single name। ठीक है, कि इतना क्लोजली कनेक्टेड होना चाहिए सीरीज ऑफ एक्ट या इवेंट्स। ठीक है, इतना कनेक्टेड होना चाहिए सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग कि हम उसे एक सिंगल नेम से कह सकते हैं। जैसे ए बी को मार रहा है, मारते मारते उसने उसकी जान ही ले ली, अब वो जो भी चीख रहा था चिल्ला रहा था, अब इन सबको हम एक वर्ड में कह सकते हैं उसने उसका मर्डर किया, क्योंकि उसके मर्डर करने में ही वो सारा कुछ किया उसने। तो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है सीरीज ऑफ एक्ट, बहुत सारे। अब चोरी करने जा रहे हैं तो चोरी करने आप अपने आप को छिपा रहे हैं सामने वाले से, ठीक है, आप अपने आप को छिपा रहे हैं। खुद को छिपाना चोरी नहीं होता है, लेकिन चोरी करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, खुद को छिपा रहे हैं, कोई आपको देख नहीं रहा है इसका आप ध्यान दे रहे हैं, किसी के प्रॉपर्टी को आप मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी किसी का मूव कर रहे हैं, अभी ये चोरी नहीं है, उसको आपने ले लिया और आप लेके चले गए, अब ये सारा को हम एक नाम में कह सकते हैं कि चोरी हुई है। ठीक है, ये सारा सीरीज ऑफ एक्ट इतना कनेक्टेड है कि इन सबको हम सिंगल नेम से रेफर कर सकते हैं कि देयर हैज बीन थेफ्ट कमिटेड और देयर हैज बीन अ मर्डर कमिटेड। राइट, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो एग्जाम्पल का मतलब हुआ ए ने बी को मर्डर किया आपको 5 बजे, 5:05 पे वो घर से भागा। ठीक है, 5:30 पे उसने जो वेपन था वो नदी में फेंका। राइट, अब इन तीनों का अगर एविडेंस मिल जाता है, उसका हो सकता है ए ने बी का मर्डर किया है कि नहीं इसका एग्जैक्ट एविडेंस नहीं मिल रहा हो, लेकिन मर्डर 8 बजे हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला, और 8:05 पे या 8:02 पे ए को बी के घर से बाहर जाते हुए देखा गया, भागते हुए, उसके हाथ में कुछ था, फिर आगे जाके किसी और ने देखा कि उसने जो हाथ में जो वेपन था उसको नदी में फेंका। अब ये सारा कुछ क्या है, ये सारा सेम ट्रांजैक्शन से कनेक्टेड चला जाना है। ये सबको आप यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रूव कि वेदर ए हैज किल्ड बी और नॉट, मतलब उसका मर्डर करना, उसका स्केप करना, उसका वेपन को डिस्पोज करना, ऑल आर पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन एंड ड्रिवन बाय सेम इंटेंट। राइट, फिर एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन ने आपको ब्राइब लिया है कि नहीं, किसी पर्टिकुलर पर्सन ने ब्राइब लिया है कि नहीं, ए ने बी से ब्राइब लिया है कि नहीं लिया है। ठीक है, तो कोई पर्सन ए को अप्रोच किया था, है ना, ऑफर किया था, ए ने उस ऑफर के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर पर्सन को सैटरडे को मिलने को बुलाया। ठीक है, सैटरडे को उस वो पर्टिकुलर पर्सन जो मिलने आ रहा है वो कैश लेकर आ रहा था, इसका भी एविडेंस है। ठीक है, ये सारा कुछ क्या है, ये सब आपको सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है, एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए ही ये सारा कुछ हो रहा है। तो हर वो अलग अलग एक्ट का आप एविडेंस दे सकते हैं। तो अब यहां पे हम ये कह सकते हैं कि फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्ट, ठीक है,
कह सकते हैं कि फॉर अ ग्रुप ऑफ फैक्ट, ग्रुप वर्ड यूज करना सही नहीं है, हो सकता है किसी ट्रांजेक्शन में कोई एक ही और एक्ट हुआ हो, है ना। तो फॉर अ फैक्ट टू फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, ठीक है, फॉर अ फैक्ट टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, they must have proximity of time. Am I audible? Hello. Yes, sir. उनके बीच में proximity of time हो सकता है, unity of place, unity और proximity of place, इसको अभी समझेंगे हम लोग। continuity of action, community of purpose और design। यानी कोई भी फैक्ट सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है कि नहीं, उसको डिसाइड करने के लिए हम लोग देख सकते हैं कितनी प्रॉक्सिमिटी है टाइम का, वो दोनों एक्ट होने में कितना टाइम गैप है, क्या वहां पे प्लेस का यूनिटी है कि नहीं, कि सेम प्लेस पे हुआ है या डिफरेंट प्लेस पे, फिर एक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, फिर कम्युनिटी ऑफ पर्पस या डिजाइन है कि नहीं। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी एक्ट सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है कि नहीं। तो ऐसा ये माना गया है, लेकिन ये भी हम लोग को पता है कि सेम टाइम और सेम प्लेस पे भी कोई एक्ट होना जरूरी नहीं है। हम लोग इलिस्ट्रेशन डी में देखे भी हैं, सॉरी इलिस्ट्रेशन बी में, इस डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेस पे भी हो रहा है, वो भी सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है। तो इसीलिए कोर्ट ने एक केस में बताया, केस का नाम आप लोग नोट कर सकते हैं, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस चिमलापति गणेश्वर राव। इस केस में कोर्ट ने यह बताया कि इट इज जनरली थॉट दैट whenever there is proximity of time या place या unity of purpose या continuity of action या community और purpose और design, then it forms part of same transaction। कि अगर ये सब कुछ है तो वहां पे सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट है, ठीक है, राइट। लेकिन इस केस में बताया गया कि ऑल दीज एलिमेंट मस्ट नॉट को एग्जिस्ट, है ना, कि ऑल दीज एलिमेंट नीड नॉट को एग्जिस्ट, इनका साथ में को एग्जिस्ट करना नेसेसरी नहीं है। किसी केस में हो सकता है प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट हो, जैसे ज्यादातर स्टेटमेंट्स जो होते हैं, मान लिया कि क्या बोला गया, उसको अगर आप सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बनाना चाह रहे हैं तो वो तभी का बोला हुआ होना चाहिए जब एक्चुअल ऑकरेंस किसी फैक्ट इन इशू का हो रहा है, या उससे पहले का है, या जस्ट उसके बाद का है, बहुत टाइम गैप नहीं होना चाहिए। तो वैसे सिचुएशन में प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन मान लिया कि एक एग्जाम्पल हम लोग देखे डिलीवरी वाला, जो सिविल केस का एग्जाम्पल देख रहे थे कि ए ने बी को गुड्स डिलीवर किया है कि नहीं, तो 10 दिन पहले एक इंटरमीडियरी को डिलीवर किया हुआ था, 20 दिन पहले एक और इंटरमीडियरी को डिलीवर किया हुआ था, वो सब सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट है, ठीक है, क्योंकि वहां पे वो कोई स्टेटमेंट के बारे में नहीं बता रहा है, वहां पे फिजिकल फैक्ट्स के बारे में बता रहा है जो कि सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट बन रहा है। तो प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम हर केस में इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है, कुछ केसेस में इंपॉर्टेंट हो सकता है बट हर केस में नहीं। तो वही बता रहा है कि ऑल दीज थिंग्स, कि वहां पे प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन, कम्युनिटी ऑफ डिजाइन और पर्पस होना चाहिए, ऑल दीज नीड नॉट को एग्जिस्ट।
ठीक है, ये सब का को एग्जिस्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस केस में एक और चीज बताया गया कि इन सारे का को एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट वाला, कि इन ऑल ऑफ दीज देयर मस्ट बी, दिस इज द सीमेंटिंग फैक्टर कि वेदर अ पर्टिकुलर एक्ट इज पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन और नॉट। ये एक सीमेंटिंग फैक्टर हो जाता है, ठीक है, कि कम्युनिटी ऑफ पर्पस, कम्युनिटी ऑफ डिजाइन। अब जैसे वो वाला केस आपको जो था जिसमें कि ए के ऊपर एक्यूजेशन दिया गया वेजिंग वॉर का, अब उसमें जिस ग्रुप का वो पार्ट था, वो ग्रुप कहीं पर जेल तोड़ रही है, कहीं पे पुलिस को अटैक कर रही है, कहीं प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर रही है, वो क्या है, पर्पस कॉमन है। सब जगह आपका क्या है, पर्पस वहां पे कॉमन है, ठीक है। या फिर गुड्स के डिलीवरी वाला ही देखे कि वेदर ए ने बी को गुड्स डिलीवर किया कि नहीं, तो 10 दिन पहले दिल्ली गुड्स डिलीवर हुआ था, उसके बाद दिल्ली से वो बैंगलोर आया 5 दिन पहले, तो ये सब क्या है, पर्पस, कम्युनिटी ऑफ पर्पस सेम है, कम्युनिटी ऑफ पर्पस और डिजाइन। तो कोर्ट ने इस केस में बोला ऑल ऑफ दीज नीड नॉट को एग्जिस्ट, है ना, कि प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन, ऐसा हर केस में होना जरूरी नहीं है टू फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। बट दिस लास्ट वन, कम्युनिटी ऑफ पर्पस और कम्युनिटी ऑफ डिजाइन, दिस इज द सीमेंटिंग फैक्टर, ये नेसेसरी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज की व्हाट आर द रीजंस व्हाई फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन आर रेलेवेंट। क्या रीजन हो सकता है, ठीक है। तो इसका रीजन होता है ये कि ये फैक्टिंग इशू को एक्सप्लेन करता है, ठीक है, कि इन एब्सेंस अगर आप सेम ट्रांजैक्शन का जो पार्ट है उसको आप एविडेंस नहीं देने देंगे तो फैक्टिंग इशू हो सकता है एक्सप्लेन ना हो पाए। क्योंकि देखो फैक्टिंग इशू का अगर एग्जैक्ट एविडेंस आपके पास मौजूद है तब तो आपको बाकी एविडेंस के बारे में कुछ सोचना ही नहीं। जब जहां पे क्लियर प्रूफ है कि ए ने बी को मारा है तो फिर और कुछ आपको एविडेंस में चाहिए ही क्या, जहां पे आपको क्लियर सबूत मिल गया। जहां ए ने बी को मारा है ये सवाल है लेकिन एग्जैक्ट एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो वहां पे आप एविडेंस अब इकट्ठा करेंगे। अब एविडेंस क्या इकट्ठा करेंगे कि 10 बजे मर्डर हुआ और घर में ए और बी था और बस बी को ही उस घर से बाहर जाते हुए देखा गया, ठीक है, बाहर जाकर देखा गया वो अपने हाथ से किसी चीज को तालाब में फेंक रहा है, ठीक है, वो तालाब में बाद में छानबीन की गई तो वहां पे कोई वेपन निकला। तो ये नहीं पता है कि ए ने बी को मारा कि नहीं, लेकिन जब मर्डर हुआ उसके जस्ट बाद ए निकला, वेपन फेंका और इधर उधर भाग गया। ये सब क्या है, ये सब एक्सप्लेन कर रहा है कि चांसेस आर हाई दैट ए हैज ओनली किल्ड बी। दिस इज व्हाई फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शंस आर रेलेवेंट, ठीक है। अब ये जो हम बार बार बोल रहे हैं फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, ये दो तरीके का हो सकता है। ये जो फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है इसमें कैसा फैक्ट, ठीक है, तो ये दो तरीके का फैक्ट हो सकता है। फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन मे बी ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। ये जो फैक्ट है ये कैसा फैक्ट हो सकता है, तो ये या तो फिजिकल फैक्ट्स हो सकता है। कैसा फैक्ट का आप सेम ट्रांजैक्शन का जो पार्ट है उसका एविडेंस देंगे, या तो वो फिजिकल फैक्ट्स हो सकता है या फिर वो स्टेटमेंट्स हो सकता है। स्टेटमेंट्स कनेक्टेड विथ फैक्ट इन इशू, मतलब जो आप ओरली बोलते हैं, कनेक्टेड विथ फैक्ट इन इशू। जैसे पहला इलस्ट्रेशन याद कीजिए, पहला इलस्ट्रेशन, उसमें जो पहला इलस्ट्रेशन है वो किस तरीके का फैक्ट का एग्जांपल है, फिजिकल फैक्ट का एग्जांपल है या स्टेटमेंट कनेक्टेड विथ फैक्ट इन इशू का है। इलस्ट्रेशन सेक्शन 4 का इलस्ट्रेशन ए, वो कैसा फैक्ट का एग्जांपल है, Statement connected with fact in issue. Physical fact. स्टेटमेंट, है ना, कि जो बाई स्टैंडर्ड्स ने बोला, जो आपको ए बी को मार रहा था तो ए जो बोल रहा था, बी जो बोल रहा था, तो वहां पे वो कैसा फैक्ट है जो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बना, जो स्टेटमेंट, ठीक है। इलस्ट्रेशन डी जो है, इलस्ट्रेशन डी में क्या था, ए ने बी को गुड्स डिलीवर किया कि नहीं, तो वहां पे जितने भी बीच के सक्सेसिव डिलीवरी हैं उसका आप एविडेंस दे रहे हैं।
वो किस में फॉल करेगा? वो कैसे फैक्ट के बारे में बता रहा है? फिजिकल फैक्ट या स्टेटमेंट के बारे में? फिजिकल फैक्ट्स। फिजिकल फैक्ट्स है। वो फिजिकल फैक्ट्स के बारे में बता रहा है ना, जो एक्चुअल फिजिकल फैक्ट्स हो। अब एक एग्जांपल हम देते हैं, आप लोग बताइएगा। अब सवाल ये है, ए ने बी का मर्डर किया कि नहीं? ठीक है, तो रविवार को शाम को 5 बजे बी चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ बचाओ, ए ए विल किल मी, ए विल किल मी। और वो आगे दौड़े जा रहा था और पीछे से बी उसके दौड़े जा रहा था। ठीक है, बी के हाथ में कोई वेपन था, बी वेपन लेकर दौड़ रहा था और आगे आगे ए दौड़ रहा था और ए चिल्ला रहा था कि सेव मी, ए इज गोइंग टू किल मी। तो यहां पे वो दौड़ रहा है, यहां पे वो स्टेटमेंट भी दे रहा है, तो यहां पे ये किस में फॉल करेगा? या इसमें पार्ट बाय पार्ट करके देखेंगे कि ये पार्ट फिजिकल फैक्ट की तरह है, ये पार्ट स्टेटमेंट की तरह है। ए ने बी को मारा कि नहीं? बी दौड़ रहा है, ये क्या हुआ? बी भाग रहा है, फिजिकल फैक्ट। फिजिकल ये उसका क्या हुआ? फिजिकल या स्टेटमेंट्स में आएगा? फिजिकल होगा, फिजिकल फैक्ट। और वो जो दौड़ते हुए चीख रहा है, चिल्ला रहा है, वो क्या हुआ? वो स्टेटमेंट्स हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, कुछ फैक्ट्स जो सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट हो सकते हैं, हो सकता है उसमें केवल फिजिकल फैक्ट हो, कुछ हो सकता है उसमें केवल स्टेटमेंट हो, और कुछ हो सकता है जिसमें दोनों आ सकता है। लेकिन ये फैक्ट का जो नेचर होगा वो यही दोनों तरीके का होगा। या तो वो फिजिकल फैक्ट होगा सेम ट्रांजैक्शन का, फिजिकल फैक्ट्स, या फिर वो स्टेटमेंट के रूप में वो फैक्ट होगा जो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बनेगा। ठीक है। जैसे एक पर्सन ने किसी को स्टैब किया, ठीक है, एक पर्सन ने किसी को स्टैब किया मार्केट प्लेस पे, और उसके तुरंत बाद उसको वहां से दौड़ते हुए देखा गया। ये क्या है? ये फिजिकल फैक्ट का आपको एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो यहां पे मर्डर फैक्ट इन इशू है, लेकिन एक्ट ऑफ फ्लीइंग विथ वेपन, इट इज पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन एंड इट इज विच काइंड ऑफ फैक्ट? इट इज अ फिजिकल फैक्ट। ठीक है। और जो वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है, मान लिया ए बी को मारने जा रहा है, बी चिल्ला रहा है प्लीज डोंट शूट मी, है ना, समबडी हेल्प, स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये फैक्ट कैसा हुआ? स्टेटमेंट हुआ। तो ये चीज ध्यान में रखना, आंसर फ्रेम करने में बहुत आसानी होगी कि फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप, वन कैन बी फिजिकल फैक्ट, वन स्टेटमेंट कनेक्टेड विथ फैक्ट इन इशू। इसको बहुत सारे जगह पे साइकोलॉजिकल फैक्ट के नाम से भी दिया जाता है कि जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं वो आपका साइकोलॉजी उस समय बता रहा है, राइट। तो बहुत जगह पे साइकोलॉजिकल फैक्ट भी वर्ड बुक में दिया होगा, उससे कंफ्यूज आप नहीं होंगे। अब देखिए, फिजिकल फैक्ट तो समझ गए, अभी इसको लेकर थोड़ा बहुत और इंटरप्रिटेशन है कोर्ट्स का, कि कोई स्टेटमेंट को जब आप फैक्ट इन इशू का पार्ट मानते हैं, सॉरी, किसी स्टेटमेंट को आप सेम ट्रांजैक्शन का अगर आप पार्ट मानते हैं, तो वहां पे कुछ एडिशनल कंडीशंस है, वो पूरा होना चाहिए। फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन दो तरीके का हो सकता है, एक फिजिकल फैक्ट और एक स्टेटमेंट कनेक्टेड विद फैक्ट इन इशू। लेकिन ये जो स्टेटमेंट वाला पार्ट है, इसमें कुछ भी नहीं। अब जैसे मैंने बोला कि सुबह मर्डर हुआ और जिसने देखा वो शाम में चाय पी रहा है अपने दोस्त के साथ, चाय या कॉफी पी रहा है, और वो उसको उसको बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, तो भले वो उसी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड बात है, लेकिन वहां पे काफी टाइम गैप हो गया है ना, तो इसलिए स्टेटमेंट को अगर सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट बनाना है, इसके लिए कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट तय किया गया है, कुछ एडिशनल रूल्स बनाए गए हैं, कुछ कंडीशंस बनाए गए हैं, तो उन कंडीशंस को हम लोग देखते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया? एक फिजिकल फैक्ट के थ्रू हो सकता है, एक स्टेटमेंट के थ्रू, ये फैक्ट्स जो हो सकते हैं। अब आइए, अब व्हाट आर द कंडीशंस? कैसा कंडीशन? कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड टू मेक स्टेटमेंट एज पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। कब स्टेटमेंट एज पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन कब मानेंगे? तो इसमें देखिए, इसमें आपको कंडीशंस क्या क्या है। पहला कंडीशन है कि स्टेटमेंट मस्ट एक्सप्लेन द फैक्ट इन इशू,
और इलुसिडिएट द फैक्ट इन इशू, मतलब उसी से रिलेटेड वो होना चाहिए, ठीक है, और कैरेक्टराइज द इंसिडेंट, ठीक है, कि इट शुड इधर एक्सप्लेन, इलुसिडिएट और कैरेक्टराइज द इंसिडेंट। अब ये नहीं कि ए और बी को मार रहा है तो कोई बोल रहा है ए देखो ना कितना स्टैंडर्ड कपड़ा पहना है ना, ए का गॉगल्स बहुत अच्छा है ना, दीज आर समथिंग जो उस ट्रांजेक्शन के दौरान बोला गया, बट वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट नहीं बनेगा। सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट वही बनेगा जो उस इंसिडेंट को एक्सप्लेन कर रहा है कि ए तो बी को बहुत बेरहमी से मार रहा है, बी तो मुझे बेगुनाह लग रहा है, ठीक है, कि कोई जाकर बचाओ बी को। ये सब क्या हुआ, ये सब इंसिडेंट को एक्सप्लेन कर रहा है कि वहां पे मारपीट हो रही है, ठीक है। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जिस पर बहुत ज्यादा केस लॉज है, कि स्टेटमेंट मस्ट बी स्पॉन्टेनियस और कंटेम्परेनस, and not a mere narration of a completed past event। इसको ह्यू एंड क्राई डॉक्ट्रिन भी बोलते हैं। ये जो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है इसको ह्यू एंड क्राई डॉक्ट्राइन भी बोला जाता है, याद रखिएगा। ये बता रहा है कि स्टेटमेंट जो होना चाहिए इट मस्ट बी स्पॉन्टेनियस, इट मस्ट बी contemporaneous, and it must not be a mere narration of a completed past event। किसी कंप्लीटेड पास्ट इवेंट का बस वो एक नरेशन नहीं होना चाहिए, वो एकदम स्पॉन्टेनियस या कंटेम्परेनस होना चाहिए। कंटेम्परेनस का मतलब हुआ जब एक्चुअली में वो फैक्ट इन इशू हो रहा है उस समय का ही वो स्टेटमेंट होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हुआ कि अगर जब एक्चुअली में वो एक्ट हो रहा है उस समय का नहीं भी है तो तुरंत उसके पहले या उसके बाद का होना चाहिए, एंड स्टिल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फैक्ट इन इशू, कि अभी भी वो फैक्ट इन इशू के इन्फ्लुएंस में दिया हुआ ही स्टेटमेंट होना चाहिए, मतलब उसमें फैब्रिकेशन का चांस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर पर्सन को मारा पीटा जा रहा है बहुत बेरहमी से, है ना, उसको रॉड से मार रहे हैं, अब मारते हुए अब मार खाते खाते वो भाग निकला, अब उसका पूरा आंख से खून निकल रहा है, सर फटा हुआ है, ठीक है, पूरे खून से लहूलुहान है। अब वो दौड़ के जा रहा है, दौड़ के जा रहा है तो उसका कोई फ्रेंड मिलता है या जो भी कोई मिलता है उसको वो बताता है कि इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया है, ठीक है, और फिर वो उसको लेके हॉस्पिटल लेके जाता है, ठीक है, और वहां उसकी फिर मलहम पट्टी होती है। तो वो जब भाग के जा रहा था और उस समय जब खून से वो लथपथ था उस समय जो उसने स्टेटमेंट दिया वो क्या है, वो कंटेम्परेनस तो नहीं है लेकिन स्पॉन्टेनियस है, कि वो उसी के इन्फ्लुएंस में दिया गया है, अभी जो चोट लगी है उसके इन्फ्लुएंस में ही दिया हुआ एक्ट है। लेकिन यहीं पर अगर दूसरे तरफ से अगर देखें, दूसरे सिचुएशन को बना के देखें कि अगर यहाँ पे उसको मारा पीटा गया, वो भागते हुए गया और वो हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में जाके उसका ट्रीटमेंट हो गया, ट्रीटमेंट कहने का मतलब इनिशियल ट्रीटमेंट जो मेडिकल ट्रीटमेंट है कि उसको मलहम पट्टी वगैरह लगा दी गई, उसके बाद मैजिस्ट्रेट आता है या उसके बाद उसका कोई रिलेटिव आता है और पूछता है क्या हुआ, और फिर उसने जो स्टेटमेंट दिया वो आपको सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं बनेगा, वो रेस जेस्चर का पार्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर वो ना ही कंटेम्परेनस है ना ही स्पॉन्टेनियस है, यहां पे एक पास्ट इवेंट का वो नरेशन है, क्योंकि अब वो उस एक्ट के इन्फ्लुएंस में नहीं है ना। दो अभी भी उसको पेन हो रहा है, अभी भी उसको दिमाग पे गहरा असर है कि सुबह में बहुत लोगों ने उसको असॉल्ट किया है, बट अब वो डायरेक्ट उसके इन्फ्लुएंस में नहीं है, अब वो उससे बाहर निकल चुका है। तो ऐसा क्यों किया गया है कि केवल कंटेम्परेनस और स्पॉन्टेनियस ही स्टेटमेंट को सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट मानेंगे? ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोई किसी को फॉल्सली इंप्लीकेट ना कर दे, कोई किसी के अगेंस्ट झूठा एविडेंस ना दे दे। क्योंकि जब आप सेन हो गए हैं तो उसके बाद आपको लगा है आपको तो चोट लगी हुई है, तो
तो आप ए ने आप पे अटैक किया है तो ए को तो आप फंसा ही रहे हैं, तो आप सोचते हैं नहीं मेरा बी से भी दुश्मनी है, क्यों ना मैं उसको ही फंसा दूं, मैं इस सिचुएशन का एडवांटेज लूं। ऐसा ना हो इसलिए ये रूल बनाया गया है कि स्टेटमेंट मस्ट बी स्पॉन्टेनियस और कंटेम्परेनस एंड नॉट अ मियर नरेशन ऑफ अ कंप्लीटेड पास्ट इवेंट। किसी पास्ट इवेंट का वो नरेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, राइट। अभी देखो, अभी ये वाले डॉक्ट्रिन पे केस लॉज है, आर वर्सेस बेडिंगफील्ड, आर वर्सेस एंड्रयू, आर वर्सेस फॉस्टर, इंडियन केस लॉ है आपको जी विजयवर्धन राव का। अभी ये सारा केस लॉ देखेंगे। ये जो थर्ड और फोर्थ कंडीशन है इसको बस यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना। थर्ड कंडीशन क्या है? स्टेट, दूसरा तो समझ गए, स्टेटमेंट मस्ट बी स्पॉन्टेनियस और कंटेम्परेनस, अभी इस पे बहुत केस लॉज है, उसको भी देखेंगे हम। तीसरा है स्टेटमेंट must be a statement of fact, must be a statement of fact and not a statement of opinion, and not a statement of opinion। यानी जो स्टेटमेंट होना चाहिए, जो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बनेगा, या तो वो फिजिकल फैक्ट होगा या स्टेटमेंट होगा। अगर स्टेटमेंट सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट हो रहा है, इट मस्ट बी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कि ए तो बहुत गुस्से में लग रहा है, ए तो बहुत ही बड़ा हैवान है, ठीक है, बी तो बहुत ही बेकसूर लग रहा है। ये क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। वही ओपिनियन, मुझे लगता है यहां पे बी की ही गलती होगी, है ना, मुझे लगता है बी ने कुछ गलत काम किया होगा। मतलब ये क्या है? ये इसलिए ए उसे मार रहा है। आप ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। ओपिनियंस आर नॉट एक्सेप्टेड एज फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। इट मस्ट बी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एंड नॉट ऑफ ओपिनियन, ये ध्यान में रखना है। और लास्ट है statement must be made by पार्टिसिपेंट इन द ट्रांजेक्शन। पार्टिसिपेंट यानी या तो जो विक्टिम का स्टेटमेंट होना चाहिए या अक्यूज्ड का होना चाहिए। पार्टिसिपेंट इन द ट्रांजेक्शन, इधर इट मे बी विक्टिम और इधर इट मे बी अक्यूज्ड। और पर विटनेस, पर्सन हु हैज विटनेस्ड द ट्रांजेक्शन, जिन लोगों ने उस ट्रांजेक्शन को विटनेस किया है उनका स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है, उन्हीं का वो स्टेटमेंट आपको बेसिकली होना चाहिए। तो ये आपको स्टेटमेंट के लिए चार कंडीशन है जो नेसेसरी है। एक स्टेटमेंट को अगर आप सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बनने के लिए कोई फैक्ट को के लिए क्या हो सकता है, या तो वो फिजिकल फैक्ट हो या स्टेटमेंट यानी साइकोलॉजिकल फैक्ट। अब स्टेटमेंट अगर है वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट कब बनेगा, तो उसके लिए ये सारे कंडीशंस है कि वो एक्सप्लेन, इलुसिडिएट या कैरेक्टराइज करना चाहिए इंसिडेंट को, स्पॉन्टेनियस कंटेम्परेनस होना चाहिए, किसी पास्ट इवेंट का नरेशन नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एंड नॉट ऑफ ओपिनियन, एंड देन इट मस्ट बी मेड बाय पार्टिसिपेंट इन द ट्रांजैक्शन और द विटनेसेस, है ना। ये सारा कुछ यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अब आइए, जो मैंने बोला इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, ये ह्यू एंड क्राई डॉक्ट्रिन इसको बोलते हैं, है ना, कि जो स्टेटमेंट है वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट तभी होगा, ठीक है, जब वहां पे वो स्पॉन्टेनिटी हो या वो कंटेम्परेनस हो, ठीक है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे केस लॉज हैं जिसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं, और सारे केस लॉ काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, राइट। स्पॉन्टेनियस और कंटेम्परेनस स्टेटमेंट, कंटेम्परेनस स्टेटमेंट, ये सब रेस जेस्चे का जो प्रिंसिपल है उसके अंदर ही ये सारे प्रिंसिपल्स आपको इवॉल्व हुए थे, ठीक है। इसको ह्यू एंड क्राई डॉक्ट्रिन भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ह्यू एंड क्राई डॉक्ट्रिन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियस और कंटेम्परेनस स्टेटमेंट अगर है तभी वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट कहलाएगा। यानी ये सब क्या, स्पॉन्टेनियस और कंटेम्परेनस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, ये सब इमीडिएट रिएक्शंस होते हैं,
दीज आर इमीडिएट रिएक्शन टू एनी ट्रांजैक्शन, कि कोई एक्ट हुआ है उसका इमीडिएट रिएक्शन है। ठीक है, मतलब यहां पे ये स्टेटमेंट दिया गया है while अंडर द स्ट्रेस और इन्फ्लुएंस ऑफ फैक्ट इन इशू। ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट, स्ट्रेस का मतलब वो स्ट्रेस नहीं कह रहे, स्ट्रेस का मतलब वही चीज का प्रभाव आपके माइंड पे है, उसी कारण से वो स्टेटमेंट निकल रहा है। कोई आपको दौड़ा रहा है, आप चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ, वो क्या है, वो इन्फ्लुएंस है फैक्ट इन इशू का, वो इमीडिएट रिएक्शन है, एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है आपके, जो आप ओरली जो बोल रहे हैं वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है जो आपके अंदर से निकल रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं ह्यू एंड क्राई डॉक्ट्रिन, है ना, कि ऐसा कुछ जो कि मतलब एक्साइटमेंट में दिया हुआ स्टेटमेंट, एक्साइटमेंट ऑफ द इवेंट, है ना, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट को ट्रू और रिलायबल माना जाता है, कि अगर कोई भी चीज किसी और के प्रभाव में दिया गया है, दे आर कंसिडर्ड टू बी ट्रू एंड रिलायबल। व्हाई दे आर कंसिडर्ड टू बी ट्रू एंड रिलायबल? बिकॉज यहां पे चांसेस ऑफ फैब्रिकेशन लेस होता है, चांसेस ऑफ फैब्रिकेशन आर लेस। ठीक है, तो इसीलिए स्पॉन्टेनियस या कंटेम्परेनस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट किया जाता है। अब यहां पे दो वर्ड है, स्पॉन्टेनियस और कंटेम्परेनस। अब ये भी जो है धीरे धीरे करके डेवलप हुआ। शुरू में कोर्ट ने ये बोला कि नहीं, स्टेटमेंट एकदम कंटेम्परेनस होना चाहिए, बाद में ये बोला गया नहीं, कंटेम्परेनस नहीं, स्पॉन्टेनियस भी होगा तो काम चलेगा। जैसे आपको सबसे पहला, वन ऑफ द फर्स्ट केस, लीडिंग केस था आर वर्सेस बेडिंगफील्ड, इंग्लिश लॉ में, जो रेस जैसे के डॉक्ट्रिन पे ये बेस्ड है। आर वर्सेस बेडिंगफील्ड का जो केस था, इस केस में क्या हुआ था, इस केस में एक पर्टिकुलर पर्सन ने, ठीक है, एक लेडी का गला रेता एक पर्टिकुलर कमरे में, ठीक है, उसका गला रेता, और उसके बाद उसने खुद का भी गला रेत लिया। जिस पर्सन ने एक लेडी का थ्रोट स्लिट किया, उसके बाद उसने खुद का भी थ्रोट स्लिट कर लिया। वो लेडी समहाउ उठकर भागी, बाहर में गई कोर्टयार्ड में, कोर्टयार्ड में उसकी आंट थी। उसने बोला, सी आंट व्हाट बेडिंगफील्ड हैज डन टू मी। अक्यूज का नाम हेनरी बेडिंगफील्ड था। उसने बोला, सी व्हाट बेडिंगफील्ड हैज डन टू मी, और ये बोल के वो मर गई, ये बोल के वो मर गई। तो ये जो स्टेटमेंट उसका था, और बेडिंगफील्ड जो था जिसने खुद का भी गला रहता था, वो बच गया, उसको हॉस्पिटल ले गया गया तो वो बच गया। अब बच गया तो उसके ऊपर मर्डर का एक्यूजेशन फ्रेम हुआ, उसके चार्ज फ्रेम हुआ। अब ट्रायल के वक्त ये स्टेटमेंट कोर्ट में रेस जेस्चे की तरह एडमिसिबल होना चाहिए कि नहीं, जो उसने अपनी आंट को बोला, गला रहता हुआ है उस समय जो उसने बोला, क्या ये स्टेटमेंट रेस जेस्चे का पार्ट बनना चाहिए कि नहीं? व्हाट डू यू थिंक? बनना चाहिए सर। बनना चाहिए, बिकॉज इट हैज बीन मेड अंडर द इन्फ्लुएंस। किसी का गला रहता हुआ है, वो फैब्रिकेट करने का थोड़ी सोच सकता है, वो तो उसी के इन्फ्लुएंस में स्टेटमेंट दे रहा है। लेकिन इस केस में कोर्ट ने एरर कमिट कर दिया था, ये ध्यान में रखना। बहुत सारे स्टूडेंट भी ये गलती करते हैं कि आर वर्सेस बेडिंगफील्ड को वो समझ लेते हैं कि नहीं, इसमें रेस जेस्चे का पार्ट वो स्टेटमेंट हो गया था। इस केस में कोर्ट ने गलती कर दी, एरर कमिट कर दिया। इस केस में कोर्ट ने बोल दिया कि वो स्टेटमेंट जो गला रहता हुआ था, और उस वुमेन ने जो अपनी आंट को बोला कि सी व्हाट बेडिंगफील्ड हैज डन टू मी, वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं है। कोर्ट ने बोला कि सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट होने के लिए इट इज नेसेसरी कि द स्टेटमेंट मेड मस्ट बी कंटेम्परेनस टू फैक्ट इन इशू। कंटेम्परेनस कहने का मतलब क्या है, कि जब गला रेता जा रहा है उस समय अगर कोई वुमेन कुछ चीख रही है, चिल्ला रही है, कोई नाम पुकार रही है, या कोई किसी को मार रहा है, वो भाग रहा है, चिल्ला रहा है, तो वो कंटेम्परेनस इवेंट, कंटेम्परेनस स्टेटमेंट को ही आप सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट मानेंगे। यहां पर क्या था,
वुमेन का गला रेता जा चुका था, मतलब फैक्ट इन इशू हो चुका था, और उसके बाद वो 2-3 30 सेकंड के बाद वो बाहर के रूम में भागते हुए गई और उसने जाके स्टेटमेंट दिया। अब ये कंटेम्परनस नहीं है, तो इसलिए ये रेस जेस्चर का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो इस केस में कोर्ट ने गलती कर दिया, जो आगे जाके सुधारा भी गया। इस केस में कोर्ट ने बोला कि स्टेटमेंट टू बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन मस्ट बी कंटेम्परनस टू द फैक्ट इन इशू या कंटेम्परनस टू द मेन इवेंट। कोर्ट ने यहां पे थोड़ी गलती कर दी, बिकॉज अल्टीमेट पर्पस क्या है रेस जेस्चर का? रेस जेस्चर का अल्टीमेट पर्पस है कि फैब्रिकेशन का चांस नहीं होना चाहिए। वो स्टेटमेंट इतना कनेक्टेड होना चाहिए कि आप उस स्टेटमेंट पे रिलाई कर सकते हैं कि हाँ ये ट्रू होगा। अब किसी का गला रहता है, उसके पास इतना दिमाग आ जाएगा कि वो झूठ बोल सके उतने ही टाइम में, ठीक है? तो इसीलिए इस जजमेंट को सीवियरली क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि इस केस में बोला गया स्टेटमेंट शुड बी कंटेम्परनस ओनली, जो कंटेम्पररी हो रहा है साथ साथ में फैक्ट इन इशू के। इसको ओवर रूल किया गया आगे जाके आपको आर वर्सेस एंड्रयूज के केस में। आर वर्सेस एंड्रयूज के केस में 1987। इस केस में विक्टिम थे, रॉबरी के जो विक्टिम थे, ठीक है, जिनको स्टैब कर दिया गया था रॉबरी करते वक्त। तो जब रॉबरी हुई उस वक्त जो जिनके घर में रॉबरी हो रही थी उनको स्टैब किया गया, स्टैबिंग से वो गिरे हुए थे। लेकिन रॉबरी के तुरंत बाद वहां पे अथॉरिटीज आई, नेबर्स आए, और उन्होंने फिर जो भी रॉबर्स थे उसके आइडेंटिटी को लेकर उन लोगों ने स्टेटमेंट दिया, ठीक है? उन लोगों का स्टेटमेंट सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट माना गया। लेकिन अब क्वेश्चन यहां पे ये उठा कि यहां पर भी तो ये कंटेम्परनस स्टेटमेंट तो है नहीं, ये स्टेटमेंट तो फैक्ट इन इशू के बाद है, रॉबरी कंप्लीट हो गया उसके बाद का दिया हुआ स्टेटमेंट है। बट कोर्ट ने यहां पे बोला इस रेस जेस्चर का पार्ट होने के लिए स्टेटमेंट कंटेम्परनस है तो वेल एंड गुड, अगर कंटेम्परनस नहीं भी है तो वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस कहने का मतलब है कि अंडर द इन्फ्लुएंस और स्ट्रेस ऑफ फैक्ट इन इशू, कि अभी भी आप उसी के इन्फ्लुएंस में है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फैक्ट इन इशू। जो फैक्ट इन इशू है उसी के इन्फ्लुएंस में अगर स्टेटमेंट दिया हुआ है, इट विल बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। अब कोई पर्सन स्टैब्ड है और वो उस समय स्टेटमेंट दे रहा है, तो वो अभी भी उसके इन्फ्लुएंस में ही है ना, उसका ट्रीटमेंट हो गया उसके बाद वो स्टेटमेंट दे रहा है, तो वो स्पॉन्टेनियस नहीं कहलाएगा, राइट? तो ये दो प्रिंसिपल जो है रेस जेस्चर से रिलेटेड आपका फॉर्मुलेट किया गया। फिर ये क्वेश्चन हुआ कि ठीक है, ये तो हम लोग देख रहे हैं कि रेस जेस्चर में वो सारे स्टेटमेंट आ जाते हैं जो कि फैक्ट इन इशू के साथ कंटेम्परनस है या सबसीक्वेंट है। क्या फैक्ट इन इशू से पहले के जो स्टेटमेंट्स हैं या पहले का कोई एक्ट है या इवेंट है, क्या वो भी सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट हो सकता है? तो यस, वो भी हो सकता है। वहां पे भी रिक्वायरमेंट यही है कि वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, मतलब वहां पे उसके इन्फ्लुएंस में ही दिया गया होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है, कोई फैक्ट इन इशू अभी हुआ ही नहीं, तो उसके इन्फ्लुएंस में हम कैसे कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं? तो ऐसा आपको एक एग्जांपल है रैटन वर्सेज आर। रैटन वर्सेज आर का केस। इस केस में आपको ये एक्सप्लेन किया गया कि कोई भी स्टेटमेंट किसी फैक्ट इन इशू के इन्फ्लुएंस में कहलाने के लिए उस फैक्ट इन इशू के बाद का ही होना नेसेसरी नहीं है, उससे पहले का भी हो सकता है, ठीक है? उससे पहले का भी हो सकता है। जैसे इस केस में क्या था, इस केस में एक हस्बैंड के ऊपर आरोप लगा था, ठीक है, कि उसने अपनी वाइफ को सूट किया है। उसने डिफेंस लिया कि उसने अपनी वाइफ को सूट नहीं किया है, वो गन क्लीन कर रहा था और वो एक्सीडेंटली गन से जो है गोली निकल गई और उसकी वाइफ का डेथ हो गया। तो वो ये क्लेम कर रहा था कि वो गन क्लीन कर रहा था और एक्सीडेंटली गोली लगी। अब यहाँ पे एविडेंस क्या था कि जिस बिल्डिंग में वो वुमेन रहती थी उस बिल्डिंग से कॉल आया था। अब ये केस काफी पुराना है, तो पहले आपको पता है, पहले टेलीफोन ऑपरेटर्स को कॉल किया जाता था, वो फिर पुलिस को कनेक्ट करते थे या दूसरे ऑपरेटर्स को कनेक्ट करते थे या जिससे आप बात करना चाह रहे हैं उनसे कनेक्ट करते थे। तो उस बिल्डिंग से एक कॉल गया था
जस्ट इंसिडेंट से पहले एक बिल्डिंग से कॉल गया था और वहां पे एक वुमेन थी जो रो रही थी, शी वाज सॉबिंग एंड सेइंग प्लीज हेल्प मी, माय लाइफ इज इन डेंजर, है ना, कनेक्ट मी टू द पुलिस, ऐसे करके एक वुमेन बोल रही थी। अब ये इवेंट जो है कि अभी फैक्ट इन इशू क्या है कि वेदर हस्बैंड किल्ड हिज वाइफ और नॉट, उससे पहले का स्टेटमेंट, उससे पहले का क्या फैक्ट है कि उस बिल्डिंग से वुमेन ने कॉल किया था, एक पर्टिकुलर वुमेन ने, ठीक है, और उसने बोला था गेट मी द पुलिस, माय लाइफ इज इन डेंजर। ये फैक्ट इन इशू से पहले का स्टेटमेंट है, लेकिन उसी के इन्फ्लुएंस में किया हुआ स्टेटमेंट है, अपने लाइफ को बचाने के लिए वो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, गेट मी द पुलिस, और बाद में पुलिस पहुंची तो वहां पे वो वुमेन का मर्डर हो चुका है। नाउ दिस इंटायर ट्रांजेक्शन शोज कि दैट वाज नॉट एन मिस्टेक, दैट वाज अ मर्डर। तो इस केस में बोला गया, ठीक है, कि even if the statement has been made prior to the event, but if it is influenced by that fact in issue, ठीक है, उसी से इन्फ्लुएंस होके वो स्टेटमेंट दिया गया है, दैट विल बी एडमिसिबल एज एन एविडेंस। ठीक है, तो ये भी स्पॉन्टेनिटी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है। अब एक इंडियन केस देखते हैं, ये सारा आपको नोट्स में मिल जाएगा केसेस। इंडियन केस में एक देखते हैं, जी विजय वर्धन राव, जी विजय वर्धन राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, 1996। इस केस का फैक्ट हम बताएंगे, आप लोग आंसर दीजिएगा। इस केस में क्या हुआ था कि एक बस था, दैट बस वाज सेट ऑन फायर बाय फ्यू रॉबर्स, है ना, और उसमें 23 लोग मारे गए थे, बहुत लोग इंजर्ड भी हो गए थे। ठीक है, अब बस में आग लगा दी गया था, कुछ लोगों ने जो इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटल ले गया गया, और हॉस्पिटल में जाके उनका इनिशियल ट्रीटमेंट हुआ, है ना, इनिशियल मेडिकल ट्रीटमेंट वो लोग रिसीव किए, और इनिशियल मेडिकल ट्रीटमेंट रिसीव करने के तुरंत बाद मजिस्ट्रेट वहां पहुंचा और उन लोगों ने उनसे स्टेटमेंट लिया कि किसने किया, कैसे किया। अब वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या वो रेस जेस्चर का पार्ट होगा, क्या वो इस सेक्शन के अंदर एडमिसिबल होगा, बताइए। नो सर, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, वहाँ ट्रीटमेंट हो चुका है, तो वहाँ वो उस फैक्टर इशू के अफेक्ट में नहीं है। यस, यहाँ पे इनिशियल मेडिकल ट्रीटमेंट उनको रिसीव हो गया है, सफिशिएंट टाइम गैप हो गया है। अगर वही ये स्टेटमेंट जब बस में आग लगाई गई थी और उसके बाद उनको व्हील चेयर पे या स्ट्रेचर पे उन्हें जब हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, उस समय अगर उनसे ये स्टेटमेंट लिया गया रहता, या उन लोगों ने कुछ बोला होता किसी को, तो वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट होता, क्योंकि वो अभी भी डायरेक्टली कंप्लीटली पोजेस्ड है फैक्ट इन इशू से, इन्फ्लुएंस्ड है फैक्ट इन इशू से। लेकिन अब वहां हॉस्पिटल जाने के बाद इनिशियल मेडिकल ट्रीटमेंट मिल गया, तो वहां पे चांसेस ऑफ फैब्रिकेशन थोड़ा सा क्रीप इन कर जाता है, और थोड़ा सा भी चांसेस ऑफ फैब्रिकेशन जहां होता है वहां पे आप उस एविडेंस को एडमिसिबल नहीं मानते। ठीक है, एक और केस देखते हैं, आज के क्लास का लास्ट केस, सवाल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सवाल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर वुमेन थी, उसको उसका हस्बैंड जो है मार रहा था, है ना, उसने उसको आग लगा दी, और बच्चे जो है घर के चिल्ला रहे थे। अब बच्चे जो घर के चिल्ला रहे थे, ठीक है, तो पड़ोसियों ने सुना, ठीक है, और जब पड़ोसी वहां पे बच्चों के चीखने चिल्लाने का आवाज सुने और वहां पहुंचे, ठीक है, तो वहां पे देखा कि वहां पे वो वुमेन मरी हुई है, और बच्चों ने बताया उनके फादर ने ये एक्ट किया है ना, दिस इंसिडेंट हैज बीन कमिटेड बाय देयर फादर। अब ये इंटायर ट्रांजेक्शन जो था, ये बच्चों का जो स्टेटमेंट था, ये बच्चों का चीखना चिल्लाना था, जो पड़ोसियों का वहां जाना और उस वुमेन को मरा हुआ पाया गना था, ये सब क्या था, ये सब स्पॉन्टेनियस और कंटेम्परेनस था। ठीक है, तो दिस ऑल वाज कंसिडर्ड टू बी फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। तो आई होप आप लोगों को क्या इस सेक्शन का एम्बिट है, स्कोप है, ये समझ में आ गया हो। अब इस टॉपिक के अंदर एक और सब टॉपिक है जो बचा हुआ है, आज के क्लास में उसको नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कि रेस जेस्चर इज कंसीडर्ड टू बी एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ हियरसे एविडेंस। इसमें भी 2-3 केस लॉ है, इसको कल के क्लास में हम लोग इनिशियल शुरू में ही कर लेंगे, 10-15 मिनट में हो जाएगा, उसके बाद फिर उसके आगे के सेक्शंस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, एक बार आज का क्लास रिवाइज भी कर लेते हैं,
देन पहले किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए आप लोग, एनीवन, एनी सॉर्ट ऑफ। चलो ठीक है, नहीं है डाउट तो बताइए। किसी भी फैक्ट को सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट मानने के लिए किस किस तरीके का प्रॉक्सिमिटी जनरली देखा जाता है? Proximity of time, हम्म proximity of place, continuity of action, and community of purpose or design. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? Community of purpose or design, that is cementing factor. डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेस पे अगर कोई एक्ट हुआ है वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट हो सकता है। Yes, sir. ओके ठीक है। फिर जो भी फैक्ट सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट होता है वो कितने तरीके के फैक्ट्स हो सकते हैं? दो तरीके के। बताइए। Physical facts and statements connected with fact in issue, also known as psychological fact. यस, एक या तो फिजिकल फैक्ट हो सकता है या फिर स्टेटमेंट कनेक्टेड विद फैक्ट इन इशू, जिसको आप साइकोलॉजिकल फैक्ट कहते हैं। कोई भी स्टेटमेंट को सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बनने के लिए क्या क्या एडिशनल कंडीशंस फुलफिल करना होता है? Statement must explain, elucidate, and characterize the incident. That statement must be spontaneous and contemporaneous and not mere a narration. Statement must be a statement of fact and not a statement of opinion. ओके, और लास्ट? And it must be made by participant in transaction or witness the transaction. ह्यू एंड क्राई डॉक्ट्रिन किसको बोलते हैं? Statement must be spontaneous and contemporaneous. यस, जो भी इन्फ्लुएंस में दिया गया है फैक्ट इन इशू के उसको ह्यू एंड क्राई डॉक्ट्रिन हम लोग बोलते हैं। ठीक है। किस केस में रेस जेस्चे को गलत तरीके से अप्लाई किया गया था? R versus Bedingfield. और उसको ओवररूल किस केस में किया गया? R versus Andrews. एंड्रयूज में। चलो ठीक है, किसी का कोई डाउट है? एनीवन? ओके देन, कल हम लोग एक इसका छोटा सा पार्ट बचा है, रेस्ट जेस्चर इज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ हियरसे, उसको देखते हुए फिर कल के क्लास में हम लोग सेक्शन 7 और 8 करेंगे। सॉरी, सेक्शन 5 और 6। पुराने वाले में दो दो सेक्शन आगे था सब। ठीक है, चलिए ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir.